बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहला चैप्टर है रेड ब्लड सेल अनीमिया पॉलीसाइथीमिया का। ठीक है, इसमें सबसे पहले टॉपिक में जो दिया हुआ है वो ब्लड के फंक्शन दिए हुए हैं। ब्लड के फंक्शन में सबसे पहले ये काम करता है, ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन को। ठीक है, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, आगे लंग्स से ऑक्सीजन जो होती है ना उसे टिश्यू तक लेके जाना हीमोग्लोबिन का काम होता है। तो आरबीसीज का पहला काम तो ये का, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया हुआ कि हीमोग्लोबिन जो होता है ना कुछ एनिमल्स में फ्री फॉर्म में होती है, आरबीसीज के अंदर बाउंड नहीं होती। तो उसका नुकसान ये होता है कि वो लीक कर जाती है कपल रेस के अंदर से। ठीक है, तो इसलिए हीमोग्लोबिन को मतलब ज़रूरी है कि आरबीसीज के अंदर बाउंड हो, फिर ही ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट का काम कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड फंक्शन इसका ये बताया हुआ, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस इंजाइम कंटेन करता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में। ठीक है, जिसका काम ये होता है कि हाइड्रोलाइज करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को टू फॉर्म द कार्बोनिक एनहाइड्राइज इन द सेल। ठीक है, दो फंक्शन हो गए इसका। तीसरा होता है एसिड बेस बफर का काम करता है हीमोग्लोबिन। इसमें बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, एल्ब्यूमिन ग्लोबामिन वगैरह जो कि बफरिंग का काम करती है बॉडी के अंदर। ठीक है, इसके अलावा इसमें हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन क्या होते हैं, प्रोटीन्स ही होती हैं। तो इसमें जो प्रोटीन कंटेन होती है ना वो हार्मोन का फंक्शन प्ले करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये एक्सक्रीशन में भी आरबीसीज हेल्प करते हैं। नाइट्रोजन यूरिन वगैरह के एक्सक्रीशन में इसका मेन रोल होता है। ठीक है, ये इसके फंक्शन हो गए, इंपॉर्टेंट है, कर लें। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा हुआ कि आरबीसीज डिस्क शेप में ही क्यों होते हैं। तो इसका आंसर ये है कि आरबीसीज का डायमीटर बहुत बड़ा होता है, कैपिलरीज का डायमीटर छोटा होता है। इसलिए आरबीसीज को कैपिलरी के अंदर से पास होने के लिए उसका डायमीटर उसके अकॉर्डिंग मेंटेन होना होता है, शेप को मेंटेन करना होता है। आरबीसीज का डायमीटर जो होता है 7.8 होता है, थिकनेस 2.5 होती है। कैपिलरीज का डायमीटर इसके एज कम्पेयर टू आरबीसीज बहुत स्मॉल होता है। इसीलिए ये आरबीसीज जो होता है ना कैपिलरी से पास करने के लिए आप डिस्क शेप में आ जाते हैं, ताकि वहाँ से सक्यूज करके पास हो सके आरबीसीज में और फ्रीली बॉडी के अंदर मूव कर सके। इसलिए ये बैग शेप में सक्यूज हो जाते हैं और किसी भी शेप में मतलब पास करते हुए चेंज हो सकते हैं। एमसीक्यूज पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट। टोटल हीमोग्लोबिन जो होती है ना एक सेल के अंदर वो 34 ग्राम पर 100 ml होती है। ये एमसीक्यूज है। सेल की बात होगी 34 ग्राम होगी। लेकिन और हेमेटोक्राइट जो होते हैं ना, नंबर ऑफ सेल की जो कंसनट्रेशन, प्लाज्मा और सेल दो तरह होते हैं ना जो आरबीसीज को बनाते हैं। तो जो हेमेटोक्राइट की कंसनट्रेशन होगी वो 40 to 45%। लेकिन अगर ये तो सेल की बात है, होल ब्लड का पूछा होगा ना तो मैन के अंदर जो होगी ना वो 15 ग्राम पर 100 ml होगी। मैन के अंदर एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट 14 ग्राम जो होगी ना पर 100 ml वो फीमेल्स के अंदर होगी। ठीक है, ये होल ब्लड की बात की है, ये सिर्फ इंडिविजुअल सेल की बात की है। ठीक है, और ये प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज जो होती हैं वो प्रोड्यूस मतलब कहाँ कहाँ होती है, अर्ली वीक जो होते हैं ना इंटरयूटेराइन लाइफ में। ठीक है, तो यॉर्क सैक में हो रही होती है इसकी प्रोडक्शन, ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। मिडिल ट्राइमेस्टर जो होता है ना लिवर में हो रही, मेनली लिवर के अंदर हो रही होती है, लेकिन कुछ आरबीसीज जो होते हैं ना वो स्प्लीन और लिम्फ नोड के अंदर भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। इसके अलावा लास्ट जब मंथ होते हैं या फिर आफ्टर बर्थ जो होते हैं ना वो मेनली बोन मैरो के अंदर बन रहे होते हैं। लेकिन बोन मैरो के अंदर ना सिर्फ 5 ईयर तक मैक्सिमम प्रोडक्शन होती है आरबीसीज के, उसके बाद डिमिनिश होना शुरू हो जाते हैं। और जो हमारे पास ह्यूमरस और टीबिया वगैरह ना इसके प्रॉक्सिमल पोर्शन जो होता है ना वो फैटी हो जाता है, उसमें फैट जमा हो जाती है बोन मैरो के अंदर, इसलिए वो आरबीसीज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो फिर आरबीसीज बाकी लाइफ में कहाँ से प्रोड्यूस है, मेम्ब्रेनस बोन जो होती है ना वर्टिब्री, स्टर्नम, रिब्स वगैरह, आइलम वगैरह, इसमें ये फिर मेम्ब्रेनस बोन के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये भी मतलब 20 ईयर तक ना मतलब मैक्सिमम बनाते हैं, उसके बाद एज के साथ साथ कम होना शुरू हो जाते हैं आरबीसीज के प्रोडक्ट। अब जेनेसिस ऑफ आरबीसीज बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूक्यू है ये। इसमें सबसे पहला जो सेल होता है ना जो हर तरह का मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हर तरह के सेल बनाने हैं, उसमें जो स्टेम सेल होता है ना वो प्लोरीपोटेंट हेमेटोपोटेटिक स्टेम सेल होता है। इसी से आगे फर्दर सब सेल बनेंगे। ठीक है, तो इससे ये होगा कि ठीक है, इससे ये होगा कि मतलब कुछ सेल होंगे, हाँ, इससे हर तरह के सेल बने हैं। इसमें क्या होना है कि जब इसकी डिवीजन होना स्टार्ट होती है ना तो कुछ सेल बनते हैं जो बिल्कुल इसके जैसे ही होते हैं। ठीक है, और ये सेल जो होते हैं ना प्लूरीपोटेंट हेमेटोपोटेटिक स्टेम सेल ही होते हैं। ठीक है, डिवीजन होने के बाद अपने जैसे सेल बना देता है, ताकि मतलब जब ये यूज़ होते रहें दूसरे सेल बनाने के लिए तो इसकी अपनी कंसंट्रेशन तो कम हो जाएगी, फिर इसका कैसे फ्लो मेंटेन करेंगे। इससे इस तरह के सेल बनेंगे जो बोन मैरो के अंदर ही रिटेन रहेंगे ताकि इसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन कर सके, बैलेंस कर सके। ठीक है, इसके अलावा जब इसकी फर्दर
डिवीजन होती है ना, तो मतलब कुछ सेल होते हैं जो कमिट हो जाते हैं कि मैं आरबीसीज बनूंगा, डब्ल्यूबीसी, ये तो उन सेल्स को कमिटेड स्टेम सेल का नाम देते हैं। कमिटेड स्टेम सेल से आगे कॉलोनीज बनती है, जैसे एरिथ्रोसाइट्स बनना है तो एरिथ्रोसाइट्स फॉर्मिंग कॉलोनीज बनेगी, कॉलोनी फॉर्मिंग सेल एरिथ्रोसाइट्स बन जाएंगे, इसी तरह बाकी सारे भी कॉलोनीज बन जाएंगी। ठीक है। अब कुछ फैक्टर होते हैं जो ग्रोथ को इंड्यूस करवाते हैं, जो ग्रोथ मतलब आरबीसीज वगैरह डब्ल्यूबीसी बनने के लिए ग्रोथ को इंड्यूस करवाएं, ग्रोथ इंड्यूसर होंगे। कुछ वो होंगे जो सेल को डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये किस टाइप के सेल बनेंगे। तो दो तरह के हमारे पास प्रोटीन होंगे, ग्रोथ इंड्यूसर एंड ग्रोथ डिफ्रेंशिएशन। ग्रोथ इंड्यूसर जो होता है ना, उससे ग्रोथ इंड्यूस करवानी होती है। 4 इसकी मेन इंपॉर्टेंट टाइप होती है, ठीक है, ग्रोथ इंड्यूसर की। लेकिन इंटरल्यूकन 3 जो होता है ना, वो मेन टाइप है इसकी, जो ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है। ठीक है। इसके अलावा डिफ्रेंशिएशन के लिए एक अलग तरह की प्रोटीन का सेट होता है। ठीक है। और हाँ, जो स्टिमुलेंस होता है ना, जो मतलब आरबीसीज वगैरह को बनने के लिए आता है, डब्ल्यूबीसी वगैरह का, वो बाहर से आ रहा होता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लो ऑक्सीजन की हाइपोक्सिया वगैरह, लो ऑक्सीजन है या कोई हाई एटीट्यूड पे रह रहा है, तो वहाँ पे आरबीसीज ऑक्सीजन की कमी होती है, हाइपोक्सिया हो जाता है, डब्ल्यूबीसी आरबीसीज की कमी हो जाती है। ठीक है। तो उसको फुलफिल करने मतलब ये स्टिमुलेंस जो है वो बाहर से आया ना हाइपोक्सिया का, तो उसे फुलफिल करने के लिए आरबीसीज की प्रोडक्शन जो होती है ना, ये हेमाटोक्राइट सेल जो होते हैं ना, वो इंक्रीज करते हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ, ये भी इन्फेक्शन वगैरह भी आउटसाइड दी बोन मैरो मतलब स्टिमुलेंस आ रहा है ना, तो वो आरबीसीज की कंसंट्रेशन को मेंटेन बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है। और अब आगे जो यूके है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेजेस है आरबीसीज की। ठीक है। तो आरबीसी जो होता है ना, आरबीसी सबसे पहले जो पहला सेल होता है ना बनता है, जो प्लूरीपोटेंट हेमाटोपोटेटिक स्टेम सेल से जो आरबीसीज की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, वो प्रो अरिथ्रोब्लास्ट सेल होता है। ठीक है। ये फर्स्ट सेल है जो पेयर होता है कि आरबीसीज की प्रोडक्शन होगी। ठीक है। इसमें ये एक मतलब ओवल शेप का होता है, इसमें सारी ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, हर चीज़ होती है। ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी बहुत सारी डिवीजन होगी और सेल का जो साइज़ है वो भी छोटा होना शुरू होगा, न्यूक्लियस, ऑर्गेनेली, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि जो आरबीसीज है ना, उसमें ना तो रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस होता है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह होता है। ठीक है। और पहले ये ओवल शेप में था, अब इसने डिस्क शेप में आना है, मैच्योर जब हो जाएगा तब ये आएगा। तो डिवीजन होते तो प्रोअरिथ्रोब्लास्ट पहला सेल बनेगा। ठीक है। उसके बाद इसकी डिवीजन होने से बेजोफिल अरिथ्रोब्लास्ट बनेगा। ठीक है। इसलिए इसको बेजोफिल कहते हैं क्योंकि ये बेसिक डाई से हुई होती है और इसमें लिटिल हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो जाता है। ठीक है। सेल के अंदर। ठीक है। उसके बाद आ जाता है पॉलीक्रोमेटोफिल अरिथ्रोब्लास्ट आ जाए, इसमें जो होता है ना न्यूक्लियस वगैरह, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह कंडेंस होना शुरू हो जाता है, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन इन सारी स्टेजेस से गुजरते हुए हीमोग्लोबिन जो होता है ना, उसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज होती होती जाती है और एंड पे आकर 34% आ जाती है। पीछे बताया ना, 34% होती है सेल के अंदर हीमोग्लोबिन। ठीक है। उसके अलावा पॉलीक्रोमेटोफिल अरिथ्रोब्लास्ट आ जाते हैं, फिर ऑर्थोक्रोमेटोफिल आ जाते हैं, जिसमें ऑर्गेनेलीज बिल्कुल ख़त्म होने वाली हो जाती हैं, कंडेंस होते होते छोटी रह जाती है। रेटिकुलोसाइट जो होता है ना, रेटिकुलोसाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी, इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं। इसकी एक तो शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, इस शॉर्ट हाफ लाइफ की वजह से जल्दी से मैच्योर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसकी 1% कंसनट्रेशन होती है। पहला एमसीक्यूज़ तो ये है। दूसरा ये है कि ये बोन मैरो से ब्लड का पल्ले इसमें जाता है। ठीक है। और इसमें थोड़ी सी बेजोफिल जो होती है ना, डाइज अभी रह जाती है, बेजोफिल डाई भी यहाँ पे कम होना शुरू हो जाती है, यहाँ पे आके बिल्कुल थोड़ी सी रह जाती है बेजोफिल डाई। और ये जल्दी से बोन मैरो से ये ब्लड का पल्ले इसके अंदर भी जाता है, इसी स्टेज पे रेटिकुलोसाइट्स पे। ठीक है। उसके बाद ना जैसे ये मैच्योर सेल में कन्वर्ट होने लगता है, इसकी बेजोफिल डाई वगैरह बिल्कुल डिसअपेयर हो जाती है। ठीक है। और मैच्योर आरबीसीज में आ जाता है। मैच्योर आरबीसीज ये होता है कि इसमें डिस्क शेप में आ जाता है, ऑर्गेनेली इसमें बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया ईआर वगैरह नहीं होता, मैच्योर शेप में आ जाता है और इसका साइज़ भी स्मॉल हो जाता है। ओके।